हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने लगभग लगभग हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर ली है। तो एक पेपर क्वेश्चन पेपर मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप हमारी प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप क्लास 12th अर्धवार्षिक पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपकी ये टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आ रहे हैं। उस क्वेश्चन पेपर को मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए थे, ये आपकी इंपॉर्टेंट है बस। बट इस वाले आपकी इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और रट लेना है बिल्कुल। इसको ये मान कर लिए कि लगभग सारे क्वेश्चन यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें देखो कोशिश करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करूं, बट आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ने बैठा तो आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन आपने खुद यहाँ पर वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें का स्थिर अनुपात का नियम क्या है, दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर नीचे आपको पूरा नियम लिखा हुआ है स्थिर अनुपात का, आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं परमाणु, फिर है अणु, फिर अणु सूत्र। तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। देखो परमाणु हो गया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अणु। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लेकर के चलता हूँ आपको, तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका अणु सूत्र। फिर उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप नीचे देख पा रहे हैं कि पीपीएम क्या है, बिलियन को पीपीएम में किन परिस्थितियों में व्यक्त किया जाता है। तो पहले आप यहाँ पे पीपीएम की डेफिनेशन को भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको उसका दे रखा है कि किन परिस्थितियों में उसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों इसमें का है मोल संकल्पना क्या है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो मोल संकल्पना की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है। आप चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। इतना डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फिर इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मोलर द्रव्यमान को परिभाषित करना है, वो पूरी डिटेल से आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है। लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, तो आपने पूरा अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ। अगला प्रश्न बच्चों आपका न्यूमेरिकल है। इसमें का है सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति और तरंग संख्या का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखो जो जो मान दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले में रखने हैं। जो आवृत्ति है, तो तरंग संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसी के नीचे दूसरा आपको जो न्यूमेरिकल देखना है वो है कार्बन के 2 गुणा 10 की घात 8 परमाणु एक कतार में व्यवस्थित है। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है बोर सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए तथा ऊर्जा के क्वांटीकरण की व्याख्या कीजिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर आपको बोर का परमाणु मॉडल दे रखा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटोनों की संख्या बताइए। तो फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होती है, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच दे रखा है, सी दे रखा है, आपको लैम्डा का मान दे रखा है, इसको आपने चेंज कर लेना है जूल सेकंड में। और उसके बाद सिर्फ फोटोन की ऊर्जा ई में आपने मान रखना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपने देखना है वो है हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको नीचे पूरा दिया हुआ है, आराम से इसको आपने रफ कॉपी में सॉल्व करना है बैठ करके। ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपने हमें इंस्टा पर मैसेज करना है। इंस्टा पर कंपोजर नाम से हमारी आईडी है। तो जो भी आपको क्वेश्चन या जो भी आपको डाउट पूछना है आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और देखो चैनल को जरूर बच्चों सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करना है काफ़ी मेहनत भरा काम है। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप भी हमारे चैनल को जरूर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थ की द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात कणीय एवं तरंगीय प्रकृति दोनों। यद्यपि जब एक 100 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को गेंदबाज 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फेंकता है तो वह तरंग की भांति गति नहीं करती। गेंद का तरंग दैर्घ्य परिकलित कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि यह तरंगीय प्रकृति क्यों नहीं दर्शाती। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी आपको बच्चों पूरा दे रखा है, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्रोमियम हो गया, फिर आयरन हो गया और क्रिप्टॉन हो गया। तो इनका सभी का आपने क्या बताना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत सिंपल है, तो इसको आप देखते ही समझ जाएंगे।
तो ये आप सभी का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख पा रहे हैं आराम से, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें C4-N3-O2 माइनस तथा F माइनस आयनों को बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के अनुसार व्यवस्थित। हाँ, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल से इसको समझाया गया है। अगला जो प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है एनलिफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम को आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। अगला प्रश्न है क्वांटम संख्याओं के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के छठवें आवर्त में 32 तत्व चाहिए। और उसके बाद फिर है आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 14 कहाँ स्थित होगा। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। अगला है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। यहाँ पर आपने दोनों के बीच में अंतर चार चार दे रखे हैं, चार में से कोई भी तीन आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला यहाँ पर वही सेम आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। फिर है एनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। तो देखो जो अगर आपने अंतर याद कर लिए तो वहीं से आप इसका आंसर इजीली लिख पाएंगे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु त्रिज्या में, फिर धात्विक लक्षण। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको पूरा डिटेल से दिया हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा वो आपको बता दिया, फिर परमाणु त्रिज्या, फिर धात्विक लक्षण। फिर है अगला प्रश्न, इसमें आपसे कहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं। अगर आपने देखो ऊपर अंतर याद कर लिया है तो यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन से आपका कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। फिर है क्रमिक आयन एंथैल्पी क्या होती है, उन कारकों का वर्णन कीजिए जिनसे आयन एंथैल्पी का मान प्रभावित होता है। तो इसको आपने पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और आप पीछे अंतर वगैरह भी पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। उसके बाद नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ आपको अगले प्रश्न पर। फिर यहाँ पे देखो क्रमिक आयन एंथैल्पी दे रखी है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। फिर अगला प्रश्न जो आपके सामने है इसमें क्या है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। C2H2 है, फिर C2H4। तो C2H2 में देखो जो सिग्मा है वो 3 और पाई आपके 2। C2 नीचे आपका H4 है, इसमें है वो 5 और पाई आपके 1। ठीक है, अगला प्रश्न है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण यानी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं की ज्यामितियों एवं आकृतियों की विवेचना कीजिए। BeF2, BF3, NH3 और H2O। तो जो BeF2 हो गया बेरिलियम फ्लोराइड हो गया, तो इसकी यहाँ पर पूरी संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर सेकेंड नंबर आपका आ गया यहाँ पे ब्रोन टाई फ्लोराइड। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका अमोनिया। तो इनके आपने यहाँ पर पूरी संरचना देख पा रहे हैं। और उसके बाद फोर्थ है आपका H2। ठीक है, जल। तो इसकी संरचना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो ये तो आपने इसके तीनों नियम ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे। चलते हैं लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है हेस का नियम और उदासीनीकरण ऊष्मा पर आपने टिप्पणी करनी है। तो इसका नियम आपके सामने है। और फिर दूसरा है उदासीनीकरण ऊष्मा, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। देखो मेन है कि आपके पास टॉप 30 क्वेश्चन पहुंच जाए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आपके पास इसके और शॉर्ट में आंसर दे रखे हैं तो आपने वहां से इसको तैयार कर लेना है। अगला है एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, इसका भौतिक महत्व क्या है। तो एंट्रोपी की यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दे रखी है। वीडियो रोक करके आप पढ़ लेंगे इसको। और फिर इस एंट्रोपी का भौतिक महत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ब्रोंस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारक क्या है। तो यहाँ पर इसका पूरा आंसर दे रखा है, शॉर्ट में है वेरी क्वेश्चन। एक निश्चित ताप एवं कुल दाब 10 की घात 5 पीए पर आयोडीन वाष्प में आयतनानुसार 40% आयोडीन परमाणु होते हैं। I2 जो कि आपका गैसीय है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। 2I जो कि गैसीय है। तो इसमें साम्य के लिए Kp की गणना कीजिए। यहाँ पर Kp की गणना के लिए आपको पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। लास्ट जो फाइनल आंसर आप देख रहे हैं वो है 2.67 इंटू 10⁴ पीए। ठीक है, अगला प्रश्न है लॉ सादली के नियम का भौतिक तथा रासायनिक साम्यों पर अनुप्रयोग बताइए, उदाहरण भी दीजिए। और ये देखो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हल्के में नहीं लेना है। ये मान के चलिए हर साल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसको आपने बच्चों यहीं से पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। अगर आपके पास नोट्स बने हो तो आपने उससे भी को तैयार कर लेना है। अगला है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको साथ साथ दे रखे हैं अंतर, साथ में से
किन्हीं भी 5 को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है? चलता हूँ लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो Ki3 है, H2S4O6, फिर Fe3O4, CH3 CH2OH, फिर CH3COOH। तो यहाँ पे का करके पांचों के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। का है आपका 1 माइनस 1/3, खा है आपका 2.5, का है आपका प्लस 8/3, खा है आपका +2, और नंबर जो है वो है आपका ओ कह रहा हूँ 0। ठीक है, CH3COOH का आंसर हो जाएगा 0। परिणामों की व्याख्या यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में दे रखी है, आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक स्थायी है तथा क्यों? ये आपने रीजन सहित बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, और थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं आपके। तो यहाँ पे है O2NCH2CH2O माइनस, फिर OCH3, सॉरी ओ कह रहा हूँ, और CH3CH2O माइनस। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन के प्रमुख उपयोगों का वर्णन कीजिए। कच्चे फलों को पकाने में, फिर कार्बनिक यौगिक जैसे है आदि अम्लों के निर्माण में, और एसिटिलीन से ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाई जाती है, जिसे धातुओं को काटने में जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। डी ब्रोगली संबंध का क्या महत्व है, ये आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, पाश्चन श्रेणी का उत्सर्जन संक्रमण एन कक्ष से आरंभ होता है, कक्ष एन बराबर 3 में समाप्त होता है तथा इसे V बराबर 3.29 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1/3² माइनस 1/n² से दर्शाया जा सकता है। यदि संक्रमण 1285 नैनोमीटर पर प्रक्षेपित होता है तो एन के मान की गणना की जाए तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए। जो मान आपको दे रखे हैं वो यहाँ पे आपने रखे, वी का यूज कर सॉरी वी का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, C/λ लगा करके आपने क्या निकाल लिया, वी का मान, और वो फिर आपने यहाँ पर पूरा रख करके फाइनल आंसर निकाल दिया 1/9 माइनस 1/n²। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है n² बराबर एन का मान चाहिए था वो आ गया 5। तो यह अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, इसी के साथ आपके टॉप 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ये अगर चाहिए तो आपने सिंपली क्या टाइप करना है, कंपोजर, जहाँ जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, और आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपल आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद आप हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर जो आपको देखने को मिल जाएगा, एक ऑप्शन हाफ ईयरली पेपर, उस पर क्लिक करेंगे, आपको ये सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिलता है बहुत जल्दी बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स बचे हों उनके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ जरूर बनाए रखिएगा। सभी को शुभकामनाएं हैं आपके अच्छे भविष्य की।